एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मगध एम्पायर के बारे में। इसके पहले सेशन में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारा पूरा जो भारत था वो 16 बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, जिनको आपने महाजनपद कहा था, और उन्हीं महाजनपद में से एक था मगध। तो किस तरीके से फिर मगध ने बज्जी में, कौशल, काशी, इन सभी एरियाज में जो है वो कब्जा कर लिया और मगध एम्पायर की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आज हमको बात करनी है इसी मगध एम्पायर के बारे में, कौन कौन सी डायनेस्टी जो है वो मगध एम्पायर से रिलेटेड है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो 4 डायनेस्टी या फिर 3 डायनेस्टी मेजर तौर पे कहा जाए कि मगध एम्पायर से रिलेट करती हैं। एक तो हर्यक डायनेस्टी होती है, शिशुनाग डायनेस्टी होती है, ठीक है, इसके अलावा नंद डायनेस्टी होती है, और नंद के बाद हम बात करते हैं मौर्य के बारे में। तो मौर्य एम्पायर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज केवल हम मगध एम्पायर के बारे में, मतलब 3 डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आज का समय देखें तो बिहार, राजगृह, पटना का जो रीजन है वो बेसिकली उस समय एंशिएंट समय में जो है वो मगध एम्पायर कहलाता था। ये हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी की, ठीक है ना, 600 BC के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मगध का रीजन है, छोटा सा दिख रहा है अभी। और किस तरीके से देखिए फिर बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, उदयन हुए, और किस तरीके से पूरा मगध एम्पायर इस तरीके से फैलता चला गया। तो यही है मगध एम्पायर जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। ओके, चलिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो 6th सेंचुरी था उस समय 4 पावरफुल महाजनपद हुआ करते थे, जिनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, तो मगध ने क्या किया, इनके साथ लड़ाई की, कौशल पे कब्जा किया, वत्स पे कब्जा किया, बज्जी पे भी कब्जा किया। अवंती और मगध का जो वॉर था वो काफी लंबे समय तक चला, लेकिन फाइनली फिर मगध ही जीता और मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम नदन इंडिया का माना गया। उसके क्या रीजन थे वो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मगध के उदय का या राइजिंग ऑफ मगध के रीजंस क्या क्या थे, तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत अच्छा मेंस का क्वेश्चन राइटिंग भी आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मगध के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे मगध एम्पायर में 3 डायनेस्टी है, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी में हमें 3 लोगों के बारे में बात करनी है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को मारा उदयन ने। मतलब यहाँ तो यार बाप बेटे के बीच में लड़ाई चल रही है, बेटा जो है वो पिता को मारे जा रहा है। तो इसलिए अगर हम इसे बात करें तो पितृहंता डायनेस्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पितृहंता मतलब अपने फादर की डेथ करने वाला, मारने वाला, उनको किल करने वाला। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था और उदयन ने अजातशत्रु को मारा था। दूसरी डायनेस्टी हम बात करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका फाउंडर ही शिशुनाग है, और फिर काल अशोक के बारे में बात होगी। तीसरी डायनेस्टी होगी नंद डायनेस्टी, जिसमें हम महापद्मनंद और धनानंद के बारे में बात करेंगे, और इसी धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे और मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की थी। तो मौर्य एम्पायर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इतने राजाओं के बारे में आज हम डिस्कशन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी 544 BC से 412 BC के आसपास का समय जो है वो हर्यक डायनेस्टी के लिए जाना जाता है, जिसके फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। इसके फाउंडर कौन है? बिंबिसार को इसका फाउंडर कहा जाता है, मतलब मगध का एक्चुअल फाउंडर जो है वो बिंबिसार को कहा जाता है। और बिंबिसार को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको हम श्रेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेनिक। तो बिंबिसार को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम श्रेनिक बोलते हैं। हमारे जो महावंश है, दीपवंश है, और इनफैक्ट जो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, वहां से हमको इन सभी राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बुद्धास का जो लिटरेचर्स है वहां से हमको पता चलता है कि बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, और वो बुद्ध से मिलने के लिए भी गए थे, और इन्होंने अपने दरबार में भी बुद्ध को बुलाया था। ये 15 साल की उम्र में जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं और गद्दी पे बैठते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको महावंश से देखने को मिलती है। लगभग 52 ईयर्स तक जो है वो ये रूल करते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले किस तरीके से, अब देखो हम छोटे से एरिया में हम रहते हैं, किस तरीके से हम अपने एरिया को एक्सपांड करें, तो इसके लिए इन्होंने पॉलिसीज बनाई। और पॉलिसी कैसी बनाई? मैरिज पॉलिसी। हम क्या करेंगे, अलग अलग जो किंगडम्स हैं उनके राजाओं की जो बेटियां हैं उनसे क्या करेंगे, हम शादी करेंगे। तो दूसरे अगर किंगडम है उनके साथ अगर हम मैरिज रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा किंगडम एक्सपांड होगा और खतरा भी कम हो जाएगा कि दूसरा किंगडम हम पे हमला करेगा, राइट ना।
तो ऐसा महावंश से इंफॉर्मेशन मिलती है कि लगभग 500 मैरिज इन्होंने की थी, ठीक है ना, लगभग 500 शादियां इन्होंने की थी, जिसमें से 3 शादियां इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि कौशल का जो किंग था वो प्रसन्नजीत था, तो प्रसन्नजीत की जो सिस्टर थी महाकौशला, प्रसन्नजीत की सिस्टर का नाम क्या था, महाकौशला, तो उसके साथ उनके साथ जो है वो बिंबिसार ने शादी की थी, और एज अ डॉरी या गिफ्ट बोल सकते हो, काशी इनको गिफ्ट में मिल गया था, तो काशी मगध का हिस्सा बन गया था शादी करने के बाद। तो याद रखेंगे, बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की सिस्टर से शादी की, और रेवेन्यू में उनको क्या मतलब, उनको दहेज में क्या मिला, डॉरी में मिला काशी, और जहां से लगभग 1 लाख कॉइन्स का रेवेन्यू उनको जनरेट होता था, मतलब बहुत ही रिच वो प्लेस था जो काशी इनको मिल गया था। इनकी जो सेकेंड वाइफ थी वो वैशाली, जो लिच्छवी प्रिंस थे, लिच्छवी कहाँ रहते थे, वैशाली में, तो लिच्छवी प्रिंस वैशाली में जो रहते थे, उनकी चेलना नाम की जो फीमेल थी, चेतक की बहन, उनसे इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तीसरी जो थी वो मुद्रा क्लेन या मद्रा क्लेन के जो प्रिंस थे, उनकी सिस्टर पंजाब से थे, जो उनकी बेटी से भी इनकी शादी हुई थी। तो 3 शादियां हुई थी, एक कौशल के साथ रिलेशन था, लिच्छवी के वैशाली के साथ रिलेशन था, और मद्रा क्लेन ऑफ पंजाब, इन तीनों के साथ इनके अच्छे रिलेशंस थे और मैरिज इन्होंने की थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। जो लिच्छवी है, जो वैशाली की लिच्छवी है, और इनकी जो चेतक की बहन जो चेलना थी जिसके साथ शादी हुई थी इनकी, उन्हीं का बेटा होता है अजातशत्रु, मतलब इनकी सेकंड वाइफ का ही बेटा कौन होता है, अजातशत्रु, जो इनके बाद गद्दी पे बैठेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो महावंश है उनसे एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके जो फिजिशियन थे, किसके, बिंबिसार के जो फिजिशियन थे उनका नाम था जीवक, और जीवक को उन्होंने उज्जैन में भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि जो कौशल के राजा है, या फिर अवंती के जो राजा है प्रद्योत, उनको ज्वाइंटिस हो गया था, तो उनके इलाज के लिए जीवक को उज्जैन में भेजा था। मतलब अवंती के साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, तो अच्छे फ्रेंडली रिलेशन जो थे वो अवंती के साथ भी मगध के देखने को मिलते हैं। ये पहला ऐसा राजा था जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी। मतलब पहले क्या होता था, मैंने बताया था, जब कबीला सिस्टम था, जब ट्राइबल्स ग्रुप में रहा करते थे, जनपद या जन में रहा करते थे, तो उस समय आपने देखा था इस तरीके से कोई परमानेंट या रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। अगर कोई वॉर की कंडीशन है तब हम आर्मी के बारे में सोचते थे, लेकिन यहाँ पर ये बिंबिसार ने एक पहला राजा हुआ जिसने रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी रखी थी दुश्मनों से फाइट करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मगध की कैपिटल के बारे में, तो मगध की जो फर्स्ट कैपिटल थी उसका नाम था राजगृह, जिसको गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों के बीच में है, तो यहाँ पर हमला करना, इनको हराना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया था, और इसलिए मगध का एक्सपांशन हुआ, क्योंकि उनकी कैपिटल राजगृह जो थी वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थी। साथ ही साथ अगर अंग की बात करें, तो अंग जो महाजनपद था उसके रूलर थे ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त को भी जो है वो मगध के राजा बिंबिसार ने हराया था, ठीक है। और जब बिंबिसार मतलब अंग की कैपिटल क्या थी, चंपा थी, जब ब्रह्मदत्त को हराया तो चंपा किसके अंडर आ गई, मगध के अंडर आ गई। तो ये जो चंपा रिवर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे जो है वो मैरीटाइम ट्रेड, मतलब जो व्यापार करने के लिए रास्ता मिलता था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चंपा रिवर, जिसके कारण इनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हुई। और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तभी तो आप रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी रख पाओगे, क्योंकि उनको आपको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना। इस तरीके से मगध एम्पायर जो है वो राइज होना शुरू हुआ। और भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो है वो इनके कंटेम्पररी थे, समकालीन थे। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि बिंबिसार विथ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। चलो, अब ऐसा पुराणों में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका जो बेटा था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने जो है वो अपने फादर मतलब बिंबिसार की डेथ कर दी, उनको मार दिया, और उसके बाद गद्दी पे बैठे अजातशत्रु। तो दूसरे नंबर की हर्यक डायनेस्टी के राजा कौन हुए, अजातशत्रु। मगध एम्पायर सबसे ज्यादा जो एक्सपांशन हुआ मगध एम्पायर का वो अजातशत्रु के समय देखा जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये लोग जैन को भी मान रहे हैं, भगवान महावीर को भी मान रहे हैं, बौद्धों को भी मान रहे हैं, मतलब दोनों रिलीजियस को फॉलो करते हैं। तो इसलिए कभी आंसर बोथ मिले तो बोथ आंसर पे टिक करेंगे आप लोग। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। अजातशत्रु ने एक्सपांशन किया। अब जब एक चीज बताइए, प्रसन्नजीत की जो सिस्टर थी उसकी शादी बिंबिसार के साथ हुई थी। जब आपने
उसे की मतलब अपने फादर को मार दिया, तो प्रसन्नजीत तो नाराज हो जाएगा, प्रसन्नजीत तो नाराज हो जाएगा, और उनकी जो पहली मदर थी वो भी नाराज हो जाएंगी कि यार मेरे तो हस्बैंड को तुमने मार दिया गद्दी पे बैठने के लिए। तो क्या हो गया, यहाँ पे नाराजगी बढ़ गई प्रसन्नजीत और अजातशत्रु के बीच में। तो प्रसन्नजीत ने कहा नहीं नहीं, हमारी काशी तो हमको वापस करो, हमारी काशी तो हमको वापस करो। तो यहाँ पर प्रसन्नजीत और अजातशत्रु की फाइट होती है, जिसमें प्रसन्नजीत हार जाते हैं और काशी पे परमानेंट फिर कब्जा किसका हो जाता है, अजातशत्रु का हो जाता है। क्लियर होगा इतनी चीजें? ऑब्वियस सी बात है ना कि आपने मार दिया, हस्बैंड को मार दिया, उसकी वो सिस्टर थी। उसके बाद क्या होता है, तो अजातशत्रु, अब क्या हुआ, अजातशत्रु और प्रसन्नजीत के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद प्रसन्नजीत हार जाते, अजातशत्रु जीत जाते हैं और उनके बीच में वापस एक ट्रिटी साइन होती है और अजातशत्रु की शादी फिर प्रसन्नजीत की जो डॉटर होती है वजीरा, उसके साथ कर दी जाती है। क्या याद रखना है कि प्रसन्नजीत जो कौशल का किंग था, उसकी सिस्टर की शादी बिंबिसार के साथ हुई थी, और प्रसन्नजीत की जो डॉटर थी वजीरा, उसकी शादी अजातशत्रु के साथ हुई थी। और इस तरीके से कौशल और मगध के बीच में वापस से एक अच्छे रिलेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना, एक्सपांशन करना है, रिलेशन अच्छे करने, तो शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं बज्जी क्लेन के बारे में। तो बज्जी के साथ भी अजातशत्रु का, मतलब अजातशत्रु का अगला टारगेट कौन था, बज्जी। तो बज्जी और अजातशत्रु के बीच में काफी लंबी लड़ाई चलती, लगभग 16 सालों तक ये लड़ाई चलती है, लेकिन अजातशत्रु जो है वो बज्जी पे कब्जा कर लेते हैं। तो इसके 3 मेजर रीजन माने जाते हैं कि अजातशत्रु की आर्मी इतनी स्ट्रांग क्यों थी, या अजातशत्रु ने इतनी आसानी से मगध का एक्सपांशन कैसे किया। तो इसके 3 मेजर रीजन माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट रीजन है, सुनते हैं। पहली बात, इनके जो डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे अजातशत्रु के, उनका नाम था सुनिधा और वत्सकार। ये लोग बहुत अच्छी एडवाइस भी देते थे, जिसके कारण जो है एक्सपांशन करने में हेल्प मिली। दूसरी बात, इनके पास 2 इंपॉर्टेंट हथियार या वेपन्स थे जिनका यूज वो वॉर में किया करते थे, क्योंकि मगध किंगडम पहला ऐसा किंगडम है जिसने एलिफेंट्स का यूज किया था, क्योंकि वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था, बहुत सारे उनके पास एलिफेंट्स भी थे। तो एलिफेंट को वॉर में यूज करने वाले भी पहले जो थे वो मगध के लोग थे। और अजातशत्रु ने 2 स्पेशल वॉर वेपन्स का यूज किया, जिनका नाम क्या था, एक तो है महाशिला कंटक, ये जो दिख रहा है नीचे वाली पिक्चर, ये है महाशिला कंटक। ठीक है ना, स्टोन, बड़े बड़े स्टोन को वो फेंकेगा, तो ये है महाशिला कंटक। और दूसरा है रथ मूसल। ये आप लोग ने अगर बाहुबली मूवी देखा होगा, उसमें भल्लाड़ देव आता है और इसी तरीके से एक चैरियट रहता है और फिर ये कटर टाइप का रहता है, इससे बहुत सारे लोगों को मारा जाता है। तो ये है रथ मूसल और महाशिला कंटक। तो ये 2 स्पेशल वेपन्स जो थे या वॉर इंजन जो थे, वो किसके पास थे, अजातशत्रु के पास थे, जिसके कारण वो हर एक बैटल को जीतता था और मगध का एक्सपांशन करता जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, काशी एंड वैशाली द कैपिटल ऑफ बज्जी वर एडेड टू द मगध। बज्जी पे कब्जा कर लिया, तो बज्जी की कैपिटल जो थी वो मगध का हिस्सा आ गई, और इस तरीके से मगध जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया इन द गंगटिक वैली, गंगा वैली में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते पाटलिपुत्र का फोर्ट, पाटलिपुत्र नगर बसाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल बात कर रहे हैं कि पाटलिपुत्र में जो किला बना हुआ है, जो फोर्ट बना हुआ है, तो पाटलिपुत्र के फोर्ट को बनाने का काम भी अजातशत्रु ने किया था। अब अजातशत्रु के समय इनकी कैपिटल राजगृह थी, और यही राजगृह पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बुद्ध की डेथ हो जाती है, और आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध जो है उनकी स्पीसीज को इनकोड करने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल होती। तो पहली बुद्ध काउंसिल राजगृह में अजातशत्रु के समय होती है। तो इस बात से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो आपके अजातशत्रु थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिल रही है, क्योंकि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इनके समय हुई थी, साथ ही जैन धर्म को भी फॉलो किया करते थे। अब अजातशत्रु को मार देता है उदयन, और उदयन अब गद्दी पे बैठ रहा है, मतलब ये हर्यक डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर है। उसके बाद हर्यक डायनेस्टी का कोई भी पावरफुल रूलर नहीं होता। तो उदयन गद्दी पर बैठते हैं। उदयन एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जो पटना, अभी एग्जिस्टिंग पटना है जिसको हम पाटलिपुत्र कहते हैं, तो फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र किसने की है, उदयन ने की है। और उदयन जो है वो मगध की कैपिटल राजगृह से उठा के कहाँ पर लेके आता है, पाटलिपुत्र में। अब ये जो पाटलिपुत्र है बेसिकली गंगा और सोन रिवर के बीच में आता है, मतलब दोनों तरफ से जो है वो नदियों से घिरा हुआ है। तो ये भी बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां पर इतनी जल्दी इन्विजन करना, आक्रमण करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी कैपिटल को राजगृह से पटना ट्रांसफर किया था, और पटना नगर या फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पटना भी या पाटलिपुत्र किसने किया है, तो उदयन ने किया है।
उदयन की डेथ के बाद, उदयन के बाद जो है इसके जो सक्सीडर थे अनिरुद्ध, मुंडा, नागदसक, ये लोग बहुत ही वीक थे और उतनी अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पाए। नागदशक के समय जो है वो जनता जो थी, वहाँ की जो लोग रहते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया कि हमें नागदशक जैसा राजा चाहिए ही नहीं है। तो नागदशक का मंत्री होता है, नागदशक का मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग, और वहाँ की जनता शिशुनाग को गद्दी पे बिठालती है और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत करता है और हर्यक डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली आपको 3 चीजें याद रखनी है कि हर्यक डायनेस्टी की शुरुआत बिंबिसार ने की थी। इसने मगध को एक्सपांड करने का काम शुरू किया और राजगृह इसकी कैपिटल थी। फिर दूसरा अजातशत्रु, सबसे ज्यादा जो विक्ट्री हासिल की है वो अजातशत्रु ने ही की है। बुद्धिस्ट की फर्स्ट काउंसिल भी अजातशत्रु के समय हुई थी। तीसरा आपको याद रखना है उदयन, इसने पाटलिपुत्र शहर बसाया था और कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। और नागदशक जो है वो लास्ट रूलर है, लास्ट किंग है इस डायनेस्टी का। नागदशक को हटा के शिशुनाग गद्दी पे बैठते हैं और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत होती है 412 बीसी से 344 बीसी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पिक्चर क्लियर है। अब शिशुनाग डायनेस्टी में भी आपको 2 लोगों के बारे में ही बात करनी है, एक तो शिशुनाग है खुद और दूसरे हैं कालशोक। ठीक है, तो शिशुनाग और कालशोक के बारे में बात करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही डिस्कस कर देती हूँ। शिशुनाग जो थे, अभी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी, तो इन्होंने कैपिटल को टेम्पररी वैशाली शिफ्ट किया था। ठीक है, तो शिशुनाग ने मगध की कैपिटल वैशाली शिफ्ट किया था। और कालशोक के समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है, कालशोक के समय होती है। और इन्होंने फाइनली वापस से कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था, तो मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले राजगृह थी, राजगृह के बाद पाटलिपुत्र बनी, कुछ समय के लिए वैशाली बनी और कालशोक ने वापस इसको पाटलिपुत्र में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शिशुनाग के बारे में। तो शिशुनाग जो नागदशक का मिनिस्टर था, उसके बाद जनता ने उसको इलेक्ट करके राजा बनाया और इस तरीके से शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। ठीक है, अब यहाँ पे जब शिशुनाग गद्दी पे बैठते हैं तो अवंती और मगध के बीच की जो दुश्मनी लगातार 100 सालों से चली आ रही थी, इसको खत्म करने का काम शिशुनाग करते हैं और अपनी कैपिटल को टेम्पररी शिफ्ट कहाँ करते हैं, वैशाली में ये शिफ्ट कर देते हैं। शिशुनाग के बेटे होते हैं कालशोक। कालशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। काक वर्ण किसका नाम है, कालशोक का नाम है। तो कालशोक परमानेंट अपनी कैपिटल को वापस से पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर देते हैं। और सेकेंड नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 100 साल बाद 383 बीसी में, तो वो भी कालशोक के समय ही होती है। ठीक है, अब कालशोक के बाद महानंदी गद्दी पे बैठता है और नंद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो नंद डायनेस्टी 344 बीसी से 323 बीसी के बीच का समय है। नंद डायनेस्टी जो है पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है। इसके पहले जो भी राजा बन रहे हैं वो क्षत्रिय बन रहे हैं, तो ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है और जिसके एक्चुअल फाउंडर या रूलर महापद्मनंद माने जाते हैं। तो हमें बात करनी है महापद्मनंद के बारे में। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को हम फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया कहते हैं और महापद्मनंद को फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब एक जो किंगडम होता है ना, किंगडम का बेस रखना जो होता है वो महापद्मनंद ने रखा था। जो किंगडम के राजा को काम करना चाहिए कि आप कैनल्स बना रहे हैं तो नहरें वगैरह बना रहे हैं, तो इन्होंने नहरें वगैरह बनाने का काम शुरू किया था। टैक्सेशन जो टैक्स सिस्टम होता है वो अच्छे तरीके से इम्पोज करने का काम शुरू किया था। मतलब इसलिए इसको हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया कहा जाता है और जो फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। हालांकि जो महापद्मनंद है इनका जो ओरिजिन है वो क्लियर नहीं है। महावंश से इसके अलावा आप दीप वंश की बात करें या फिर मुद्रा राक्षस के बारे में बात करें, हर कहीं से हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पुराणों के अनुसार लिखा गया है कि ये जो शुंग लास्ट नंबर के जो शिशुनाग वंश के लास्ट नंबर के जो शिशुनाग किंग थे, उनका ही जो बेटा था, शूद्र बेटा, वो महापद्मनंद है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको पुराणों से मिलती है। जैन टेक्स्ट से हमको मिलते हैं कि एक बार्बर थे, है ना, एक नाई के बेटे थे। तो अलग अलग शास्त्रों से, ग्रंथों से, टेक्सेस से हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। हालांकि इनका ओरिजिन आज तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात हमको क्लियर है कि नंद डायनेस्टी पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी।
अब महापद्म को एक और नाम से जाना जाता है। जब ये नॉन क्षत्रिय थे तो इनका काम क्या होगा, जो क्षत्रिय राजा है उन सबको मारना, डिस्ट्रॉयर फॉर ऑल द क्षत्रिय। तो सभी क्षत्रियों को मारने वाला इनको कहा जाता है, इसलिए इनका दूसरा नाम सर्व क्षत्रिय का के नाम से है। और अगला नाम इनका है एकरथ। तो एकरथ और सर्व क्षत्रिय जो है वो इनके दूसरे नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे राजा थे मगध एम्पायर के जिसने कलिंग पे हमला किया था और कलिंग को जीता था, क्योंकि इसके पहले कलिंग कभी चर्चा में था ही नहीं, है ना। तो इन्होंने कौशल और कलिंग को एक्वायर किया था, उनका इन्विजन किया था और उसके बाद इसको मगध एम्पायर में मिला लिया था। इनको एक और नाम से जाना जाता है उग्रसेना। पाली टेक्स्ट में, पाली टेक्स्ट किसका है, बुद्ध लिटरेचर का है, तो पाली टेक्स्ट में इनको उग्रसेना के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके पास बहुत ही रिच, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लार्ज आर्मी इनके पास थी। ऐसा बोला जाता है कि इनके पास 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवलरीज एंड द 6,000 वॉर एलिफेंट प्रेजेंट थे, और बहुत अच्छे तरीके से एक टैक्सेशन सिस्टम को इम्पोज किया करते थे जिससे इनको रेवेन्यू होता था और अपनी आर्मी को एक्सपांड करते थे, इसलिए इनको पाली टेक्स्ट में उग्रसेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ समय बाद होता गया है, अलेक्जेंडर या सिकंदर ग्रेट जो है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत पे होता है और उस समय नंद डायनेस्टी होती है और वहाँ पर रूल कर रहे होते हैं धनानंद। तो याद रखना है, नंद एम्पायर के राजा हैं धनानंद, और धनानंद के समय ही अलेक्जेंडर जो है वो भारत में आते हैं, हमला करते हैं। ठीक है, हालांकि जो व्यास रिवर होती है, व्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि इनकी जो ट्रूप्स होती है, सेना होती है, वो मना कर देती है क्रॉस करने से और ये वापस लौट जाते हैं और बेबीलोन में इनकी डेथ हो जाती है। तो सिकंदर का जो चैप्टर है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट सिकंदर के बारे में बताने होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मौर्यन एम्पायर के साथ हम सिकंदर के बारे में चर्चा कर लेंगे। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं धनानंद के बारे में। तो धनानंद जो है वो लास्ट रूलर है नंद एम्पायर के बारे में। जो ग्रीक टेक्स्ट हैं उसमें इसका नाम जेंड्रामेस के नाम से भी देखने को मिलता है। इसी के समय सिकंदर जो है वो भारत पर आता है, हमला करता है। अब जो धनानंद है इसके पास भी बहुत बड़ा एम्पायर है जो कि इसके फादर की देन है, साथ ही साथ इसके पास भी बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत सारे चैरियट्स है, एलिफेंट्स हैं ना, बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी है जिसके कारण एक्सपांशन बहुत आसान हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि महापद्मनंद के 8 या 9 बेटे थे, उनमें से जो लास्ट बेटा था वो धनानंद था और धनानंद गद्दी पर बैठा था। धनानंद ने एक टूल, एक पर्टिकुलर मेजरिंग टूल भी इन्वेंट किया था जिसका नाम है नंदो पकरामनी। तो नंदो पकरामनी जो एक टूल है वो भी जो है इनके द्वारा क्रिएट किया गया था। ओके, इतनी चीज़ें। अब अगली बात, ये जो था वो क्षत्रियों के साथ तो अच्छा व्यवहार करते नहीं थे ये लोग क्योंकि ये लोग नॉन क्षत्रिय थे। साथ ही साथ इसने टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। यहाँ की जनता बहुत ही नाखुश थी, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार ये जो है वो करता था क्योंकि ये शूद्र ओरिजिन का था, इसलिए एंटी क्षत्रिय पॉलिसी को ये बिलोंग करता था। तो इसलिए इसने बहुत सारे अपने एनिमी बना के रखे थे, जनता भी नाखुश थी। तो इसलिए, और इसके अलावा जो चाणक्य होते हैं, जो तक्षशिला के आचार्य होते हैं चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, वो धनानंद के दरबार में जाता है उनको एडवाइस देने के लिए कि सिकंदर आ रहा है, आपकी क्या तैयारी है, हमें कैसे फाइट करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये उनका अपमान कर देते हैं। तो अपमान के कारण चाणक्य सोचते हैं कि इनको तो हम गद्दी से हटाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य साथ में मिलकर धनानंद को थ्रोन से, गद्दी से हटाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाला जाता है और वहां से मौर्य एम्पायर की शुरुआत होती है और मगध एम्पायर, मतलब मगध जो डायनेस्टी है या नंद डायनेस्टी, वो खत्म होती है। तो इस तरीके से मौर्यन एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं क्या क्या रीजन थे कि मगध एम्पायर राइज हुआ। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल रीजन। पहली चीज़ तो एक गंगा वैली के रीजन में था, दोआब रीजन में था। दोआब रीजन में होने के कारण यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। और जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपको टैक्स भी अच्छा मिलेगा। जब आपको टैक्स अच्छा मिलेगा तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। इकोनॉमी अच्छी होगी तो आप अच्छी स्टैंडिंग आर्मी रख पाओगे। अच्छी स्टैंडिंग आर्मी रख पाओगे तो लोग डरेंगे ना, हमला नहीं करेंगे, है कि नहीं।
पहली बात। दूसरी बात, ये जो है ये वेस्ट और ईस्ट लैंड जो है इंडिया का, उसके सेंटर में मगध पड़ता था। तीसरी बात ये है कि इसकी जो कैपिटल थी राजगृह, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, पांचों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। दूसरी जो कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोन के बीच में थी, तो इतना आसान नहीं था कि वहां पर हमला किया जा सके। बाकी मगध का अगर आप बात करो तो वहां पर कुछ कोस्टल प्लेन भी पड़ रहा था, वहां से आपको रेनफॉल भी काफी अच्छी हो रही थी, इसलिए जोग्राफिकल फैक्टर इसके साथ थे। अगली बात करते इकोनॉमिक फैक्टर। अगर अवंती को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो किंगडम्स है या बाकी सारे जनपद के कंपैरिजन में मगध के पास आयरन के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा थे, आयरन की माइंस बहुत ज़्यादा थी। तो आयरन माइंस का यूज़ वो क्या करता था, वॉर वेपन्स को बनाने के लिए आयरन का यूज़ करता था। जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं उसके लिए आयरन का यूज़ करता था, जिससे एग्रीकल्चर फील्ड में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनकी जो लोकेशन थी वो ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी थी। गंगा रिवर के ज़रिए ये लोग ट्रेड किया करते थे, चंपा रिवर के ज़रिए ये जो है वो ट्रेड किया करते थे। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया था, अंग जो डायनेस्टी के थे, अंग जो जनपद के थे, और चंपा पे कब्जा कर लिया था, और चंपा से साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और साउथ इंडिया तक ये लोग ट्रेड किया करते थे। तो इन लोगों का ट्रेड बहुत अच्छा था। अगर हम कल्चरल फैक्ट की बात करें तो इनकी सोसाइटी में कोई भी ऑर्थोडॉक्स कल्चर नहीं था। ये लोग ब्राह्मण्स को या आर्यंस को उतनी वैल्यू देते नहीं थे, ये लोग नॉन क्षत्रिय थे। साथ ही साथ सभी धर्मों का सम्मान देखने को मिलता है। जैनिज्म और बुद्धिज्म को ज़्यादातर ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है ना, तो आर्यन और नॉन आर्यन पीपल साथ में रहा करते थे। साथ ही साथ अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर देखें तो पॉलिटिकल फैक्टर सबसे पहले तो बिम्बिसार ने शुरू किया था, मैरिज जो पॉलिसी उसने अडॉप्ट की थी, तो बहुत सारे किंगडम्स के साथ इन्होंने एक अच्छे रिलेशन बनाए थे थ्रू मैरिज। इसके अलावा आसपास का एरिया जो था वो जंगल था, जिसके कारण इनको एलिफेंट भी मिलते थे, है ना। तो इस तरीके से अच्छे रूलर्स भी हुए, एक्चुअली अच्छे रूलर्स भी हुए। सारे फैक्टर्स तो हैं ये इंपॉर्टेंट, लेकिन गद्दी पे बैठा हुआ राजा कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही अच्छे पावरफुल और एम्बिशियस रूलर्स यहाँ पर गद्दी पे बैठे, जिसके कारण मगध एम्पायर का एक्सपांशन हुआ, और फिर उसके बाद आपके मौर्य एम्पायर की शुरुआत हो गई, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जीवक वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ विच किंग? जीवक किस राजा का राजवैद्य था? सेकेंड क्वेश्चन है, इन द 6th सेंचुरी हुज कैपिटल वॉज शुक्तिमती? शुक्तिमती किस महाजनपद की कैपिटल थी? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट में देंगे। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मौर्य एम्पायर के साथ।